नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। एक तरफ मोदी सरकार की हैट्रिक की तैयारी है तो दूसरी तरफ गठबंधन की गाड़ी है जो पहले तो राह भटकी, अटकी, लेकिन अब यह गाड़ी पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की साझेदारी के बाद, गठबंधन के बाद अब दिल्ली में भी विपक्ष को सियासी संजीवनी मिल रही है, क्योंकि खबर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दोस्ती और डील दोनों तय हो गई है और विपक्ष का दावा कर रहा है कि बिहार में भी उसके लिए सियासी बहार का वक्त आ गया है, क्योंकि यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी तय होने के बाद बिहार में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल है कि अभी तो विपक्ष की आधी टीम ही सिलेक्ट हुई है, जबकि विरोधी टीम यानी बीजेपी पूरी ताकत और दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि देरी से एक साथ आया विपक्ष दुरुस्त नतीजे तक जा पाएगा। आज इसी मूल सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस से डील तोड़ने के लिए हम पे दबाव था। वो दबाव क्या था उसका पूरा खुलासा, बड़ा खुलासा मैं आज आर पार में करूंगा। लेकिन विपक्ष की शुभ घड़ी या प्रतीक्षा या फिर परीक्षा इसे कहें, वो है बहुत कड़ी। एक के बाद एक 3 राज्यों में अलायंस की डील लगभग फाइनल होने के बाद विपक्ष जोश में आ गया है और एकजुटता वाली ताकत दिखाने की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। इंडिया अलायंस न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। मजेदार बात यह है कि जिस मध्य प्रदेश से सपा और कांग्रेस के बीच कलेश शुरू हुआ था, वहां भी दोनों दलों की डील सील हो चुकी है, लेकिन बीजेपी लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रही है कि राहुल गांधी जी को न दशा और दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं एक बार मोदी जी के आमने सामने लड़ लेते हैं? मैं तो चुनौती दे के कहता हूं। विपक्ष की तैयारी है तो बीजेपी भी मिशन 400 प्लस के तहत लोकसभा चुनाव घोषित होने से पहले धुआंधार कार्यक्रम कर रही है। 4 मार्च को नासिक में युवा मोर्चा का महासम्मेलन होगा। 5 मार्च को पटना में ओबीसी महासम्मेलन होना तय है। 7 मार्च को बंगाल में बीजेपी का महिला महासम्मेलन है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विपक्ष के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जहां जिसकी ताकत है, जहां जीत सकता है, वहां उनको सीट मिलेगी, यही हमारा फॉर्मूला है। और 27 तारीख को दोपहर के बाद हम 4 ही प्रमुख नेता एक साथ बैठकर अंतिम निर्णय ले लेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव से करीब 1.5 महीने पहले गठबंधन की गाड़ी पूरी तरह पटरी पर लौट आई है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। शुभ घड़ी आई, विपक्ष का जोश हाई। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का और चलते हैं मैजिक वॉल की तरफ। गठबंधन की ताकत का तथ्यात्मक विश्लेषण, पार्टी, सीट और वोट प्रतिशत। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली दिल्ली के दंगल के अंदर 2019 के अंदर और वोट शेयर अराउंड 57% था, 56.9% यानी 56.9%। आम आदमी पार्टी को सीट 0 मिली, लेकिन वोट शेयर 18% था, नंबर 3 पर कांग्रेस। जबकि विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद 2019 में 22.5% वोट लेकर आई थी। तो सोच सकते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने कुर्बानी दी है और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दी हैं और खुद 3 पे लड़ रही है। और कांग्रेस प्लस आपका वोट शेयर अगर हम मिला भी लें तो ये जो आंकड़ा है नीचे वो 40% है।
जो 40.6% है, इसको आप 41% भी मानिए, बीजेपी को आप 56.9-56% भी मानिए, तो देखिए स्थिति कहां पर है। बीजेपी बहुत आगे है 2019 के अंदर। अगर 2024 के अंदर बाजी पलटी तो फिर बीजेपी को दिक्कत होगी। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अब नया समीकरण की हम बात कर लेते हैं और यूपी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की। बीजेपी का वोट शेयर 49.98%, सीट 62 यानी 62, समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें, वोट शेयर 18%, बसपा के पास 19.5% के करीब वोट शेयर, लेकिन सीटें 10, कांग्रेस के पास 1 सीट लेकिन वोट शेयर 6.3%। और कांग्रेस का वोट शेयर अमूमन उत्तर प्रदेश में 5, 6, 6.5, 7 के आसपास ही रहता है, इसके ऊपर नहीं जाता, यानी 5 और 7 के बीच का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन अब जो नया फॉर्मूला है उस पर नजर डाल लेते हैं, वो है सपा प्लस कांग्रेस। 5 + 1 सीटों के लिहाज से 6, वोट प्रतिशत 24.47%। सबसे तगड़ा अलायंस था ये 2019 के अंदर, और इसमें रालोद भी जोड़ लो। अब रालोद बीजेपी के साथ है, और अगर ये साथ भी जुड़े थे तब भी वोट शेयर बीजेपी का 50% टच कर रहा था। सोच सकते हैं कितनी बड़ी हार होगी। आइए बढ़ता हूं मैं आगे, बिहार की तस्वीर आपको दिखाता हूं। यहां पर बीजेपी 17 थी, जेडीयू 16 थी, एलजेपी 6 थी, आरजेडी 0 थी, कांग्रेस की 1 आ गई थी। वोट शेयर में देखिए 7.85 कांग्रेस, 15% आरजेडी, एलजेपी 7%, जेडीयू 22%, बीजेपी 24%। बीजेपी और जेडीयू एक साथ 22 + 24 + एलजेपी। आप देखिए आरजेडी प्लस कांग्रेस, और अगर आप लेफ्ट को लगा ले तो फिर लेफ्ट आ जाएगी। लेकिन तब भी बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी जेडीयू की स्थिति बहुत अच्छी है। और नए समीकरण के मुताबिक अगर हम देखें तो वोट शेयर कुल मिलाकर 23% के करीब बनता है, 24% आप लगा लीजिए। तो किसी भी राज्य के अंदर गठबंधन मिलकर भी बीजेपी के वोट शेयर को या बीजेपी अलायंस के वोट शेयर को हिला नहीं पा रहा, उसके नजदीक नहीं पहुंच रहा। तो वो बड़ी फाइट होगी इस गठबंधन के लिए। इसको कुछ लोग शुभ घड़ी कह रहे हैं, लेकिन आपसी तालमेल तय हुआ है। क्या जनता का भरोसा जीत पाएंगे? क्या धरातल पर वाकई इसका रिजल्ट आ पाएगा? क्योंकि सपा बसपा का अलायंस इस देश का सबसे बड़ा अलायंस आप मान सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जगत प्रकाश नड्डा की अगुवाई में, क्योंकि तब वो यूपी के प्रभारी थे, और अमित शाह की अध्यक्षता में और नरेंद्र मोदी ने की लीडरशिप के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने स्वीप करा उत्तर प्रदेश, उसके बाद काफी सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि बीजेपी की संगठन की शक्ति कितनी मजबूत है। लेकिन मेरे साथ आज चर्चा करने के लिए शहजाद पूनावाला है, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, असीम वकार है, प्रवक्ता AIMM के, मेरे साथ तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ कुलदीप कुमार है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन आज की शुरुआत असीम वकार आप ही से कर देते हैं। आपका अलायंस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है ये जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो बहुत हार्श होती है? क्योंकि हमने सपा बसपा मिलते हुए देखे, अगर हम दिल्ली के अलायंस में भी देखें तो आप और कांग्रेस अगर मिल भी जाती है तो वोट शेयर के लिहाज से बहुत पीछे है। ना देखिए, सबसे पहली बात तो आपसे एक बहुत अहम बात करना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी नजर में अपोजिशन कमजोर हो सकता हो आपकी नजर में अपोजिशन कम सीटें जीते, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि जो कमजोर है वो मैदान छोड़ के भाग जाए। सही बात। हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से टक्कर देंगे। जीत और हार का फैसला ऊपर वाले के हाथ में होता है। मेरा अपना मानना यह है कि हमको जीत मिले या हार मिले यह मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें यह गलत बात है। लड़ना तो है सर, आप हमको कम करके आंक रहे हैं, छोटा करके आंक रहे हैं, बिल्कुल आंकिए, आपका हक है, आप जो दिल चाहे करिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अभी गठबंधन में नहीं हैं। हां, एक तकलीफ है मुझे, जो बड़ी तकलीफ है, जो यहां आपके जरिए से मैं समाज में, देश में, प्रदेश में और बाकी दलों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो तकलीफ यह है कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनमें छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरह का हालात बने थे, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को बीजेपी का दलाल कह रही थी, एजेंट कह रही थी। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए अपमानित करने वाले शब्द अपनाए कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। यहां तक कह दिया अजय राय साहब ने कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। सुना होगा आप लोगों ने।
उसके अखिलेश जी ने और आम आदमी ने कांग्रेस को बीजेपी का एजेंट कहा और उसके बाद भी इनका अलायंस हो गया। ठीक है, अब कुछ तो मजबूरी रही होगी अखिलेश जी ने आरएलडी को साथ में लिया, चुनाव में यूपी में उसको सीटें दी, उनको जिताया, सुहेल देव राजभर वाली पार्टी को जिताया और उसके बाद वो दोनों लोग चले गए बीजेपी में। कोई शिकायत किसी को नहीं है। सारी शिकायत जनाब असद ओवैसी साहब से, जो गारंटी से बीजेपी में जा रहे हैं, जिनकी यकीन से कहा जा सकता है कि ये कभी भी फायदे के लिए पलट जाएंगे, उनसे आपको शिकायत नहीं है। सारी शिकायत असद ओवैसी साहब से। ठीक है, मैं आपने क्योंकि बड़ा पॉइंटेड बात रखी है, मैं सुनील यादव से प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर मैं आप और बीजेपी के ऊपर आऊंगा। ओके, सुनील यादव जी, योर रिस्पॉन्ड टू आसिम वकार। जी अमीश जी, मजबूरी क्या रही कि गाली देने वाले को गले लगाना पड़ा? देखिए अमीश भाई, नहीं मैं क्योंकि आपकी मैंने ओपनिंग भी देखी, सुना भी, आप जो गणित समझा रहे थे देश को कि किसको कितने परसेंटेज है, मैं आपके कार्यक्रम में आपसे अनुरोध कर रहा हूं और पूरे देश से अनुरोध कर रहा हूं। राजनीति मैथमेटिक्स नहीं है। ये अगर आंकड़े अगर आपके मैं आज मान लूं तो फिर भारतीय जनता पार्टी 2014 में कैसे जीत के आई? 14 से पहले क्या था? भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में कितने परसेंटेज थी? इसी उत्तर प्रदेश में उसका प्रतिशत क्या था? राजनीति केमिस्ट्री है, राजनीति। लेकिन केमिस्ट्री तो ट्राई करिए आपने सपा बसपा के साथ, आरएलडी के साथ आपने केमिस्ट्री ट्राई करी, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। कई बार फॉर्मूला सेम होता है लेकिन जनता रिजल्ट दूसरा दे देती है। तो आपने ट्राई करी सपा बसपा के साथ। अब पॉइंट ये है जो असीम वकार ने बात बोली है, उसका जवाब। असीम भाई ने जो सवाल कहा, उन्होंने एक बात अच्छी कही कि हमने राष्ट्रीय लोक दल की मदद की, वो छोड़ गए, राजभर जी की मदद की, वो छोड़ गए। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है ना कि समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबके साथ वफा किया है, सबके साथ सहयोग किया है, सबका सम्मान रखा है, किसी को कभी निराश नहीं किया। और जो बात उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अपमान हो गया, आपने कहा कुछ तो मजबूरी रही होगी। हाँ, स्वाभाविक है, मजबूरी है। जब सवाल देश को बचाने का हो, सवाल संविधान को बचाने का हो, लोकतंत्र को बचाने का हो, देश की सीमाओं को बचाने का हो, देश की संसद को बचाने का हो, देश के सरकारी संस्थानों को बचाने का हो और मीडिया को भी बचाने का हो, तो स्वाभाविक है हम समझौता करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कंधों पर ले लिया, बाकी किसी और पे जो संस्कृति सभ्यता, सामाजिक ताना बाना, जी असीम वकार शार्प रिप्लाई, बचाने के लिए हम लड़ेंगे। जी शार्प रिप्लाई। ना देखिए, मैंने अपनी बात पूरी जिम्मेदारी से रखी। जो लोग बीजेपी में चले गए, जो 5%, 6%, 4%, 8% वाले लोग थे, जो बीजेपी में गए हैं, उन पर आज भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के भाई जनाब सुनील यादव जी से गुजारिश कर रहा हूं कि हम 20% के वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। अब हम मतलब मुसलमान, बड़ा आंकड़ा हमारा है, सबसे बड़ी हम मतलब मुसलमान। यस, हम मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे कोई बात रखते हैं या हम आपसे कुछ इल्तिजा करते हैं या हम आपसे कुछ हिस्से की बात करते हैं, तो फौरन हमको पलट के गाली मिलती है कि बीजेपी के एजेंट, जबकि हमारी गारंटी है कि हम आज तक नहीं गए। ठीक है, सुनील यादव शार्प रिप्लाई। बहुत बड़ी खबर आ रही है, सुनील यादव शार्प रिप्लाई। 30 सेकंड, एक सेकंड, समय में बस समय सीमित है। सुनील यादव शार्प रिप्लाई। जी 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 देखिए अमीश भाई, एक गाली देने वाले को तो रख लिया, इन्होंने तो गाली भी नहीं दी आपको। नहीं, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं ना। पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, और जिस मुसलमान की बात वकार साहब कर रहे हैं वो 95% समाजवादी पार्टी के साथ है। और ना भरोसा हो 2022 के आंकड़े उठा के देख लीजिए। अब जो पीडीए है, जो पिछड़े लोग थे, जो दलित थे, वो सब एक हो गए हैं। तो वकार साहब आप परेशान मत होइए,
हम इस देश को भाजपा से निजात दिलाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। महंगाई कम आम आदमी कराएंगे। पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ लगभग तय हो गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। इंडिया छोड़ने की हमें धमकी दी गई, केजरीवाल की गिरफ्तारी की धमकी है, अगले 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, गठबंधन करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई। यह बहुत बड़ी बात बोली गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को मैसेज आया, क्या बोला दिल्ली सरकार की मंत्री ने, सुनिए जरा। ये मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आएगा। दोनों सीबीआई और ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर अपने आप के अंदर एक सनसनीखेज आरोप है। यह आरोप है या हिट एंड रन है, वो बड़ी बात होगी। कुलदीप कुमार मेरे साथ है, शहजाद पूनावाला, पहले आपका रिएक्शन इस बड़े आरोप पर। नहीं, मैं सोच रहा हूं कि जो लोग कुछ वर्ष पहले कह रहे थे सब मिले हुए हैं जी, आज कह रहे सबको मिलना है जी, तो कौन सी बात पर भरोसा करें? उस बात पर भरोसा करें कि बच्चों की सौगंध खाते हैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करना है, या इस बात पर करें कि नहीं कांग्रेस के साथ अनिवार्य है गठबंधन करना? अच्छा, करना ही है तो बता दीजिए। गडकरी जी के बारे में आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी, मजीठिया की माफी मांगी, अरुण जेटली जी की माफी मांगी, और आपके ही शो पर कुलदीप जी ही थे सहयोग से जब उन्होंने पिछली बार आरोप लगाया कि पार्टी तोड़ रहे, तो मैंने सौरभ भारद्वाज की वो क्लिप सुनाई थी कि हमारे पास ऑडियो टेप है, मैं दे दूंगा ऑडियो टेप। उसको 2 वर्ष होने आए, ऑडियो टेप देने को तैयार नहीं है। अब वो डागर विषय पर चला जाएंगे, परंतु ऑडियो टेप कहां है? और ये तो बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, तो शिकायत पंजाब पुलिस में करा दो कम से कम, पर ये नहीं कराते। पर मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए कितना अनोखा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री ने कहा एक थी कांग्रेस, अब ये किसी के धमकाने दबाव में बोला है या ये अपने स्वतंत्र इच्छा से बोला है? ये पूछ लीजिए कि पंजाब में तो गठबंधन नहीं हो रहा ना। आतिशी कह रही है कि कई नेताओं को मैसेज आए हैं। हाँ, कई नेताओं को मैसेज आए हैं, तो उन नेताओं के मैसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दे दे। कोर्ट पे तो भरोसा है ना। कहीं एक उदाहरण कोर्ट भी करते कि कोर्ट देखो स्वतंत्र है, कोर्ट ने अभी आदेश दिया है तो कोर्ट में दे दे। परंतु मेरा सवाल ये है अमीश जी, देखिए अभी उन्होंने क्या कहा, मेरे भाई सुनील जी ने कहा कि ये गणित का नहीं रसायन शास्त्र का है। क्या रसायन शास्त्र है? पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की समाप्ति चाहते हैं, दिल्ली में एक दूसरे के साथ, बंगाल में एक दूसरे को गाली देते हैं, केंद्र में आकर दोस्ती करते हैं, केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, केंद्र में आकर दोस्ती करते हैं, एक दूसरे पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाते हैं, और दिल्ली में कहते हैं लोकतंत्र इनके सहारे बचाएंगे। पंजाब में एक थी कांग्रेस की टिप्पणी, मैंने तो नहीं करवाई, कब करवाई? भगवंत मान ने करवाई। तो मैं पूछ रहा हूं किसका दबाव था? ये वैलिड पॉइंट है आपका कुलदीप जी। देखिए आम आदमी पार्टी का एक इतिहास रहा है, वो इतिहास है कि आरोप लगाओ और भागो, फिर कोर्ट की बारी आए तो फिर कोर्ट में पेश हो और वहां पे माफी वगैरह मांग लो। ये इतिहास रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की धमकी थी, इंडिया अलायंस को छोड़ने की धमकी थी, लेकिन उसके बाद भी आपने इंडिया अलायंस करा, और पंजाब में आपने नहीं करा। पंजाब में क्यों नहीं करा और दिल्ली में क्यों करा? जवाब दे इस बात का। मैं बोलूं अमीश भाई? जी बोलिए। देखिए अमीश भाई, अभी मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे भाई सजाद ने बोला कि सबूत दो, सबूत नहीं देते भाग जाते हैं। अभी जब सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने नंगा किया भारतीय जनता पार्टी की चोरी को, और तमाचा जो जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने, और सबने देखा कि चंडीगढ़ के चुनाव में जो धांधलेबाजी इन लोगों ने करी थी, और सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिया, कैमरे की रिकॉर्डिंग दी, और इनका अनिल मसीह, जिसके मसीहा ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनके साहब है, वो मसीह जब पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनल से गायब हो गई, और सबको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे वोटों की चोरी करती है, ये वोट चोर पार्टी है। इससे बड़ा सबूत बताइए मैं क्या दूं आपके चैनल पे, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वोटों में धांधली हुई, वोटों की चोरी हुई। और वो व्यक्ति कौन था? अनिल मसीह, वो भारतीय जनता पार्टी का मल्टी सेल का चंडीगढ़ का अध्यक्ष था। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई, तो ये सबूत तो इनको मिल गया। दूसरी बात, आज अरविंद केजरीवाल जी पे दबाव है कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो उनके यहां सीबीआई की रेड भी होगी, ईडी की रेड भी होगी, उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा। और आप देख रहे हो कि लगातार नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंड, जबकि मामला कोर्ट के अंदर है, उसके बाद भी नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। तो इनकी मंशा ये है कि हम इंडिया अलायंस से बाहर हो जाएं, अगर ये इल्लीगल है तो कोर्ट को रोक देने चाहिए नोटिस। पॉइंट नंबर 1, लेकिन आपने बोला कि दिल्ली में अगर अलायंस करेंगे, आपने बोला कि अगर अलायंस करेंगे
तो इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे, एक सेकंड, इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे तो नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आपने पंजाब में इंडिया गठबंधन क्यों छोड़ दिया? जवाब दीजिए ना इस बात का, पंजाब में क्यों छोड़ा और दिल्ली में क्यों पकड़ा? देखिए, बताइए। देखिए, हमने कहां पे छोड़ा, कहां पे पकड़ा, ये इंडिया अलायंस की बात है। इसमें आपका और बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है। ये तो इसमें नहीं। दूसरी बात, पंजाब की यूनिट और दिल्ली की यूनिट है, वो पंजाब की दोनों ही पार्टी की यूनिट चाहती थी कि वो अलग अलग चुनाव लड़े थे, वो लड़ रही है। दिल्ली की यूनिट चाहती है हम साथ में चुनाव लड़े, तो लड़ रहे हैं। जहां की वो चाहेगी। दूसरी बात, लेकिन नहीं, एक सेकंड, शहजाद पूनावाला का रिप्लाई भी जरूरी है सर। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। शहजाद का रिप्लाई, अमीश भाई मैं बोलने दे रहा हूं भाई, मुझे 10 सेकंड दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, समय बराबर का दूंगा मैं, आप चिंता मत करिए। ओके, 40 सेकंड। जी, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ वाले विषय पर हम लोगों को नंगा कर दिया, तो इसी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। इसी कोर्ट ने कहा 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। इसी कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को बेल नहीं मिल सकती, 1 साल से केस चल रहा है, विजय नायर को बेल नहीं मिली है। तो सुप्रीम कोर्ट का मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं हो सकता। और इन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके हम दबाते हैं। तो बता दीजिए कि क्या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी नहीं, प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, अमीश बीच में नहीं, अमीश 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 कुलदीप 20 सेकंड दीजिए ना अपनी बात को कंप्लीट कर। अमीश, ये तरीका नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कुलदीप जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं अमीश जी, नहीं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं, मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं अमीश जी, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज वेरी अनफेयर। अच्छा, मैं आप अपनी बात को रखिए 20 सेकंड में, देन कुलदीप कुमार। ये शराब का मामला है, ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग तो बड़ा दबाव डाल रहे, सीबीआई का केस खोल के इनके खिलाफ, इनको हटा रहे इंडिया अलायंस से। तो बताइए, सुप्रिया श्रीनेत काहे पुष्टि कर रही है कि ये केजरीवाल सर से लेकर पैर तक शराब घोटाले में भ्रष्ट है? बताइए ना। कांग्रेस तो छाती फाड़ फाड़ कर कहती है कि हमने शिकायत दर्ज करवाई। और तीसरी बात, क्योंकि साजन जी का जवाब नहीं दे पाया, उन्होंने कहा पत्रकारों को भी बचाएंगे। अरे भाई, शिव प्रसाद यादव को बचा दो। शिव प्रसाद यादव एक ओबीसी समाज से आने वाले पत्रकार को सरेआम बेइज्जत किया गया राहुल गांधी द्वारा और उसकी पिटाई कुटाई की गई। तो अब बताइए शिव प्रसाद यादव पर क्या स्टैंड? और पीडीए करने वाले अल्पसंख्यक शेरवानी भाग गए आपके यहां से, शेरवानी भाग गए आपके। एक करके पहले कुलदीप जी की बारी है। कुलदीप जी, मेक योर पॉइंट। कुलदीप जी, देखिए, इन्होंने अभी सुप्रिया श्रीनेत जी का वीडियो सुनाया। इनको वीडियो का बड़ा शौक है, मैं वीडियो सुनाऊंगा तो फिर कहेंगे कुलदीप जी निकाल के लिया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अजीत पवार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? 70,000 करोड़ का घोटालेबाज 2 दिन बाद अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनको मंत्री बनाया। उसके बाद अशोक चव्हाण के लिए क्या कहा था उन्होंने? गरीबों के घर खाने वाले अशोक चव्हाण, कहा था नहीं खाता। उसके बाद उन्होंने पार्टी में शामिल करा, राज्यसभा भेज दिया। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए क्या कहा था? नारायण राणे के लिए क्या कहा था? हसन मुश्रीफ के लिए क्या कहा था? कितने नाम बताओ अमीश भाई चैनल पे, जिनको जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में ना लिए और भाजपा के साथ चले गए। और सुहेल देव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो योगी जी के लिए क्या बोलते थे? आज भाजपा के साथ हैं। और वो तो छोड़ दीजिए, ये तो वो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने पीडीपी के साथ जो अफजल गुरु को शहीद मानती थी, इन्होंने उससे समझौता किया केवल राजनीति के चक्कर में, केवल सत्ता पाने के चक्कर में। ये वो लोग हैं जो सत्ता पाने के लिए, ठीक है, मैं भी करवा सकते हैं। आपने बोला कि ये लोग सत्ता पाने के लिए ये कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि आप सत्ता पाने के लिए भी गलत काम कर रहे हैं। एक सेकंड, टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट, टू रॉन्ग डजंट मेक वन राइट। एक सेकंड, लेकिन ये आरोप बढ़ा है। संविधान को बचाने की लड़ाई है। कुलदीप जी, ये आरोप बढ़ा है, आपकी मंत्री ने आरोप लगाया है, दिल्ली की सरकार की एक मंत्री ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर दबाव था इंडिया गठबंधन से बाहर आने का। पंजाब में आप गठबंधन से बाहर क्यों आए? आपने खुद बोला अपने कार्यकर्ताओं की वजह से आए। और दिल्ली में आप गठबंधन में किस लिए? क्योंकि आप अपने कार्यकर्ताओं की वजह से है। तो पंजाब में सेंटर सरकार का काम भगवंत मान पे काम कर रहा है और अरविंद केजरीवाल पे नहीं कर रहा। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि भगवंत मान पे दबाव है और भगवंत मान दबाव पे काम कर रहे हैं क्या? ऐसा है आपका मतलब? पंजाब में बीजेपी की 13 सीटों में जमानत जब्त हो जाएगी, आपको बता देता हूं। चाहे वो अलायंस की लड़े बिना अलायंस की लड़े, ये आपको बता रहा हूं अमीश भाई। ठीक। पंजाब में जमानत जब्त हो जाएगी। जो किसानों के साथ, जो किसानों पे गोलियां चलवा रहे हैं, जो किसानों के लिए कांटे बिछवा रहे हैं, जो उनके नौजवान युवाओं को गोली से भून रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। पंजाब में नहीं होगी, देश के अंदर। देखिए, आप क्विक एक्सचेंज चाहते हो तो उसमें हम अपने अपने समय का पालन
भगवान करे। देखिए, पहले तो उन्होंने पीडीपी को अलगाववादी ना जाने क्या क्या कह दिया, तो एक बार ये भी कह दीजिए कि पीडीपी को इंडी गठबंधन से निकाल रहे हैं, हमने तो लात मार के तोड़ा उनके साथ अलायंस। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए दबाव डाला जा रहा है। मैंने स्पेसिफिक पूछा कि क्या सुप्रिया श्रीनेत पे दबाव है या कांग्रेस पार्टी भी ये स्वीकारती है कि आरोप जो लगे वो सही है और सीबीआई की कार्रवाई सही है, तो वरना उनसे स्टेटमेंट दिलवा दीजिए कि नहीं वो गलत था, उस समय गलत बोला था, हम लोगों ने राजनीति के चलते बोला था। तीसरी बात जो अमीश जी पूछ रहे उसी को आगे ले जाते हुए मान्यवर बता दीजिए, हमारा तो पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं, प्लीज हमारा पंजाब में कोई अस्तित्व नहीं। आरोप तो यह है ना कि पंजाब बीजेपी नहीं, केंद्र की बीजेपी ये दबाव डाल रही है ना, तो बता दीजिए कि भगवंत मान कॉम्प्रोमाइज है या भगवंत मान जो है वो अपने स्वतंत्र विचार से वहां पर कह रहे एक थी कांग्रेस। और चौथी बात देखिए, अब मैं आना चाह रहा हूं कि सुनील जी ने जो बातें रखी है, सुनील जी एक बार शिव प्रसाद यादव पे जो पत्रकार पीटा गया और ऐश्वर्या राय बच्चन पर जो राहुल गांधी ने कहा, उस पर अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से अधिकृत टिप्पणी क्यों नहीं आई है? क्या महिला विरोधी बयान था? नहीं वो सुनील यादव कुलदीप जी होल्ड करिए। सुनील यादव, समाजवादी पार्टी। जी अमित भाई, देखिए अमित भाई, मुझे केवल 3 पॉइंट बोलने हैं। एक तो जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा के लिए धमकी देना, चोरी करना, बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना, झूठ बोलना, लालच देना, ये बीजेपी का पर्यायवाची है, तो इससे उनको घबराना नहीं चाहिए। एक दूसरी बात, जो विपक्ष के नेता हैं वो अब ईडी से, सीबीआई से, पुलिस से, थाने से, मुकदमे से, जेल से अब डरना बंद कर दें, तभी भाजपा हटेगी। सवाल यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने कहा कि मीडिया पर हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो पूरी देश की मीडिया की स्वतंत्रता को बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी पत्रकार कुछ लिखे, कुछ बोल दे अगर सरकार के खिलाफ, तो उसको जेल हो जाए या उसके खिलाफ एफआईआर हो जाए। देखिए अमित जी, आप समझ रहे हैं देश की स्थिति क्या है। जो टिप्पणी करी राहुल गांधी ने, मतलब अमिताभ बच्चन जी की उम्र बहुत है और जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी करी ऐश्वर्या राय बच्चन पर, उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक सवाल पूछा गया। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि देश के जो हालात हैं, मैं अभी आपको पूरे स्क्रीन पे देख रहा था, तो जो आपके स्क्रीन के पीछे सीन है उसमें आग लगी हुई है, और यही आग भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लगा रखी है। हमारी स्क्रीन के पीछे गरीब के पेट में लगा रखी है, की ज्वाला जग रही है, नौजवानों के सपने में लगा रखी है, कोई उसको ज्वाला कह सकता है, कोई ज्योति कह सकता है। नहीं, हम तो ज्वाला और ज्योति मानते हैं। किसी को आग लगे तो आग लगे, ये नहीं, आप बुरा मत मानिए, हम आपको बीजेपी नहीं कह रहे हैं, आपकी ज्वाला हो सकती है, लेकिन इसी तरीके की बीजेपी ने आग लगा रखी है। लेकिन अभी आप मतलब ऐश्वर्या राय बच्चन पर और अमिताभ बच्चन जी पर जो किसानों की उम्मीद पर आग लगाई है, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे। मतलब जया बच्चन जी तो आपकी पार्टी से सांसद भी है, लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरियां हो इस विषय पर भी। ओके शहजाद, कभी कहेंगे एक सेकेंड, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। मैं देखिए, राजनीतिक हमारे डिफरेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं अमीश जी, कोई मुझे कुछ कहे मैं कुछ कहूं। अमिताभ जी और ऐश्वर्या जी, प्लीज साजन जी, मैंने बीच में बोला, ये दोनों राजनीति में नहीं है। कई वर्षों से ऐश्वर्या जी की फिल्म ही नहीं है, और अमिताभ जी तो 80+ है, उनके परिवार के बहुत अच्छे रिश्ते रहे, और जया बच्चन के ये रिश्ते मतलब परिवार के लोग हैं। मेरा केवल एक है, संदेश खाली पर तो समझ में आता है ये लोग चुप है, जिसका आपने कल बहुत अच्छा वर्णन किया कि 90 के कश्मीर की तरह है, परंतु आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, हर एक पैनलिस्ट एक स्टैंड ले। क्या ऐश्वर्या बच्चन राय बच्चन कर्नाटका की जो प्राइड रही है, उत्तर प्रदेश की आज प्राइड है, वो भारत की प्राइड है, क्या वो नाचने वाली है? और यदि वो नाचती भी है, फिल्म में काम करती है, तो राहुल गांधी कहेंगे कि वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थी वो वहां पे, पर इस प्रकार से उनको बेइज्जत करेंगे। मैं क्या चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति स्टैंड ले। चलिए संदेश खाली वाले तो क्या स्टैंड लेंगे, और हो सकता है आम आदमी पार्टी भी, अब दबाव है कांग्रेस राहुल गांधी पर, क्या ही बोलेंगे। पर साजन जी आप तो बोलिए, आपके मुंह में क्यों दही जमी है? आप बोल दीजिए। अभी राहुल गांधी की हर बात को स्वीकारने का थोड़ी अलायंस भाई, आपने 17 दी ले ली ना, मजबूरी में ले ली, मुस्लिम वोट की मजबूरी, इसमें भी स्टैंड ले लीजिए, सुनेंगे आपकी। सुनील यादव जी देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि किसी का भी अपमान कोई कैसे कर सकता है, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं तो अभी सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि जितनी हमको गालियां मिलेंगी, तो प्रधानमंत्री जी को तो कोई गाली नहीं देता है,
देश के प्रधानमंत्री को कौन गाली देगा? लेकिन अगर आप चोरों की मदद करेंगे, बलात्कारियों की मदद करेंगे, पर्चा लीक करने वालों की मदद करेंगे, किसान के खिलाफ बोलेंगे या किसान के खिलाफ आप कील लगवाएंगे, आप गोली चलवाएंगे, आंसू गैस छुड़वाएंगे, तो आलोचना जरूर होगी, गाली नहीं, लेकिन आलोचना जरूर होगी। ऐश्वर्या राय ने क्या किया था इसमें से? आपकी टिप्पणी ऐश्वर्या राय। अच्छा बताइए, देश का नहीं, मैं आ रहा हूं। राहुल जी ने ऐश्वर्या राय को कहा है इस देश का पैसा लूट कर ले जाने वालों की मददगार कौन है? इससे ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी जायज कैसे हुई? 2014 से लेकर आज तक कोई भी ऐसा पर्चा है जो लीक नहीं हुआ, और पर्चा लीक के पीछे जो सिंडिकेट है वो भारतीय जनता पार्टी का। आगे चर्चा कर लो, ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी करो कि जो राहुल गांधी पूरे देश के नौजवानों के भविष्य पर कोई ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या लेना देना नौजवानों के? एक लाइन में कह दिया किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। पर अपमान होना हो गया ना, हुआ है ना, किसी का नहीं हुआ है अपमान। अमिताभ बच्चन जी का तो हुआ है अपमान। आपको बुरा लगा? अमिताभ बच्चन आइडल है इस देश के करोड़ों लोगों के। हमें भी बुरा लगा। सुपरस्टार है इस देश के। अरे वो सुपरस्टार होना हो, एक 80 साल के व्यक्ति है, उनका की भाषा में उनके लिए कहा जा रहा है। पॉइंट ये है, लेकिन क्या उम्मीद करी जा सकती है इस देश के अंदर प्रेसिडेंट का मजाक सदन के भीतर उतारा गया, सदन के परिसर के भीतर उड़ाया गया, और वीडियो बनाने वाले राहुल गांधी थे। क्यों? क्या कोई क्या करेगा? कोई क्या करेगा? उसको भी जायज ठहराने की कोशिश थी। वो लोकतंत्र है। आज अमिताभ बच्चन के लिए तू तड़ाक करा गया है, कल किसी और के माता पिता के लिए तू तड़ाक कहा जाएगा। लेकिन ठीक है, अब कोई कहता है ये संस्कार की तो बात है नहीं भाई, किसी ने भारतीय संविधान में तो लिख के नहीं दिया कि आपको अपने बड़ों के, बुजुर्गों के पैर चरण स्पष्ट करने चाहिए, तो मत करिए। संविधान में यह भी नहीं लिखा कि उनको गाली नहीं दे सकते, तो गाली दीजिए, तू तड़ाक की भाषा करिए। अगर यही संस्कृति और संस्कार हमें देने हैं तो फिर विपक्ष निर्णय कर ले पूरी तरह से। लेकिन क्योंकि संदेश खली की बात हुई, मेरे साथ तौसीफ खान भी है, लेकिन पहले पॉलिटिकल बात तौसीफ खान की, टीएमसी और कांग्रेस के अलायंस की फिर चर्चा हो रही है, इसके मायने क्या है? दबाव था पहले या अब दबाव नहीं है? तौसीफ खान जी। नहीं, देखिए, तृणमूल और कांग्रेस अलायंस में रहेगी और अलायंस का नाम इंडिया रहेगा, ये ममता बनर्जी ने ही प्रपोज किया था। और राहुल गांधी जी जब अपना बंगाल से गुजर रहे थे न्याय यात्रा लेकर के, उन्होंने उस वक्त मीडिया के सामने भी कहा कि ममता बनर्जी उनके अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। अगर स्टेट के पॉलिटिक्स की वजह से स्टेट का कोई कांग्रेस का नेता कुछ एक दो स्टेटमेंट दे देता है जिसका समर्थन उसको सेंट्रल के हाई कमांड से नहीं है, तो कहीं तो अलायंस को तोड़ देना, निकल जाना, कोई तो फॉर्मल इसमें कहीं पे लेकिन तौसीफ, मेरा काउंटर सवाल को लेकर के मनमुटाव है। मेरा काउंटर सवाल है कि ममता जी ने कहा कि क्यों अहंकार है कांग्रेस में, 40 सीटें नहीं आने वाली इनकी, ये ममता जी ने कहा, किसी और ने नहीं बोला। ममता बनर्जी ने बहुत पहले भी कहा था कि कांग्रेस को सड़क में उतर के राजनीति करनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने पहला न्याय यात्रा निकाला तो ममता बनर्जी ने उसकी प्रशंसा भी की कि हाँ, आपको मैं पहले से मशवरा मैंने दिया कि सड़क पे उतर के राजनीति करनी चाहिए। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन हैं आज, और बहुत लोकप्रिय हैं देश भर में। अकेली ऐसी महिला मुख्यमंत्री और पार्लियामेंटेरियन रही हैं, मंत्री रही हैं, और चीफ मिनिस्टर तीन टर्म की रही हैं। गठबंधन पर बड़ी खबर यह है कि अलायंस हो सकता है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे सकती है टीएमसी। लेकिन बंगाल से एक और बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंगाल के अंदर हिरासत में ले लिया गया है। सुकांत मुजुमदार को अरेस्ट कर लिया गया है, संदेश खली में दे रहे थे धरना, उसमें गिरफ्तार किया गया है। संदेश खली के अंदर बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, वहां पर औरतों के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, और टीएमसी के नेता इन्वॉल्व हैं, जिस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं। संदेश खली में हालांकि इलाके में धारा 144 थी। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है रिएक्ट करने के लिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष को अरेस्ट कर लिया गया है, पहला रिएक्शन आपका शहजाद पूनावाला क्या होगा? देखिए, संदेश खाली का संदेश यही है ना कि शाहजहां को वोट बैंक के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, परंतु हिंदू महिलाओं का बलात्कार करने वाले के लिए अगर कोई आवाज उठाता है, पत्रकार हो या हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हो, उनको सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और यही दिखाता है टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस की तालिबानी मानसिकता कल्चर है। और इसमें 10 सेकंड और टिप्पणी जोड़ना चाहता हूं। देखिए ना, ये अभी उन्होंने कहा ना साजन जी ने कि 95% मुस्लिम वोट का चक्कर है, ये इसी के कारण देखिए संदेश खाली में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार
पर ये लोग नहीं बोलेंगे। जिस प्रकार से अब इन्होंने कहा 95% मुस्लिम वोट है, तो ये बड़ी कैप कौन पहन सकता है? कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन कर सकता है ज्यादा? राहुल जी कहते हैं जय श्री राम नहीं बोलना है, बोलते हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो छोटे वाले जो उत्तर प्रदेश में है वो बोलते हैं कि हम राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में। तो इसीलिए ये स्पर्धा कैप की है, कौन बड़ी कैप पहनेगा, मतलब कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगा। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ तौसीफ है। तौसीफ, संदेश खली पर धरना देने पे विपक्षी नेताओं को अरेस्ट किया गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी अरेस्ट कर लिया गया। बड़ी बात इस समय यह है कि अरेस्ट करने के बाद अब आप जो वहां का आरोपी है शाहजहां शेख, उसको गिरफ्तार आप नहीं कर पा रहे हो। कोर्ट कह रहा है सीबीआई लगा दो, ईडी लगा दो, पूरा प्रशासन लगा दो, लेकिन ये व्यक्ति अंदर होना चाहिए, वो सामने आना चाहिए। और कोर्ट में उनका वकील कह रहा है कि अगर आप गारंटी दो इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्शन मिलेगी, तो मैं ले आऊंगा। उनका वकील कह रहा है शाहजहां शेख का। मतलब सरकार अरेस्ट नहीं कर पा रही और वो बंगाल में ही है। देखिए अमीश जी, जहाँ तक शेख शाहजहां का मामला है, एफआईआर जो है वो ईडी का है और ईडी भी ढूंढ रही है, ईडी भी नहीं गिरफ्तार कर पा रही है और वो एब्सकॉन्डिंग है। इसके स्टेटमेंट पुलिस ने दिया है कि शेख शाहजहां एब्सकॉन्डिंग है। दूसरी तरफ आपके बीजेपी चीफ का जहाँ तक बात है, सुकांता मजुमदार का बात है, तो कुछ दिन पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी अपने ड्रामाबाजी बंद करने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, अपना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का लेकर के उन्होंने मामला फाइल कर दिया, बोला कि हमें मारा पीटा गया है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वहां उन्हें फटकार लगाई थी क्योंकि उन्हें पुलिस के बॉनेट पे, पुलिस की जीप की बॉनेट में जंप करते हुए देखा गया था और वो खुद से वहां जंप कर रहे थे और ये ड्रामा कर रहे थे। बंगाल की सरकार को भी फटकार लगाई है शाहजहां शेख पर। उनकी जो ड्रामा है ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट में उनको फटकार लगाई गई। थोड़ी देर पॉलिटिक्स को अलग करिए। आप सोच सकते हैं संदेश खली में हो क्या रहा है, हुआ क्या है संदेश खली के अंदर? मतलब पति भाई, यही तो मैं कह रहा हूं, पति भाई पिता अपनी औरतों को छोड़ के चले जाए। जो 1990 के दशक में कश्मीर में हुआ था वो संदेश खली में आज के दौर में हुआ है। और शाहजहां शेख को पकड़ना तो दूर, सूबे की मुख्यमंत्री, अब आपने ये नया बात कह दिया। ऑनरेबल जी, अब आपने ये नया बात कह दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि ये बीजेपी अभी आपने नया बात कह दिया। आप कश्मीर से संदेश खली को जोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर से संदेश खली को जोड़ा गया तो वहां भी फटकार लगाया गया था। के सामने हमें अपने परिवार वालों के सामने घसीट के लेके जाया जाता था। दर्दनाक कहानी है ये। संदेश खली को जोड़ा गया तो ये दर्दनाक कहानी है कोर्ट ने बड़ा है और रूह कांप जाएगी देशवासियों की। करोड़ों दर्शक जो सुन रहे हैं वो इसे रिकॉर्ड करें, रूह कांप जाएगी जो संदेश खली में हुआ है। कश्मीर से आप जोड़ रहे हैं। देखिए जो घटनाक्रम है वो कश्मीर से जुड़ा रहा है। कश्मीर में भी नहीं बोला था हमें कश्मीर चाहिए। अब आप चले जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, चले जाइए, फिर आपको फटकार पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी जब मणिपुर से तुलना की गई थी और उनको अपना पिटीशन वापस लेना पड़ा। अब आप ये नई बात कह रहे हैं, आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, देखिए सुप्रीम कोर्ट गारंटीड आपको फिर से फटकार लगाएगी। तौसीफ जी, संदेश खाली का जो मामला है वहां पे पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राजनीति का कोई स्कोप नहीं है और बीजेपी यही कर रही है। बीजेपी यही कर रही है, खालिस्तानी कह देती है। यहाँ के पुलिस अफसर जिनको जो पगड़ी पहने हुए हैं उनके ये खालिस्तानी कह देती है। अभी आप जो है कश्मीर से जोड़ दे रहे हैं, ये करके तमाशा क्यों? रोकिए ना भाई, ये तमाशा क्यों? सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने वहाँ पे डीजी को प्लीज तौसीफ जी, ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का। आज ही की हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि किसी प्रकार से शाहजहां को बचाया जा रहा है, कोट अनकोट हाईकोर्ट का बोल रहा हूं। और पहली बार नहीं, पोस्ट पोल वायलेंस में महिलाओं के साथ जो हुआ उसमें भी लॉ ऑफ द रूलर था, रूल ऑफ लॉ नहीं था, ये हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी। उसके अलावा भी चाहे वो गैंग रेप हो नडियाड में, चाहे वो रेप केस हो पार्क स्ट्रीट का, हर जगह पर आप विक्टिम को ब्लेम करते हैं और शाहजहां शेख को वोट बैंक के चक्कर में बचाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी का बोला, बृंदा करात भी वहां पर पहुंची, अब क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज है क्या? और ये लोग तो कहते हैं, देखिए कश्मीर से क्यों नहीं जोड़ सकते, मैं आपकी बात से सहमत हूं एक प्रकार से। कश्मीर में कम से कम सभी लोगों ने माना कि बलात्कार हुआ है। यहां पर इनके प्रवक्ता ने ऑन एयर कहा रेप का वीडियो दिखाइए। यह मुझे लगता है कश्मीर के संबंध में भी नहीं बोला होगा कि महिलाओं से रेप का वीडियो मांगेंगे। जूही बिस्वास आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यह स्टेटमेंट दिया, शर्मनाक है। यह मणिपुर से भी ज्यादा भयावह है क्योंकि यहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप हो रहा है।
2 गुटों का नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप, स्टेट प्रोटेक्टेड रेप, स्टेट संरक्षण में रेप हो रहा है। और आप लोग ऐश्वर्या राय से लेकर संदेश खाली पर मुंह में गोंद लगाकर बैठे हैं और पत्रकार को समझा रहे हैं, पत्रकार को गिरफ्तार कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं, पर शाहजहां हाथ में नहीं आ रहा। पुलिस को शाहजहां कहां पर है यह हाई कोर्ट ने आज पूछा है। तौसीफ जी, आप बंगाल की न्यूज से ज्यादा परिचित होंगे, बोलिए कि मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, अब तौसीफ की बारी है। तौसीफ, आपके 50 सेकंड है, मेक योर पॉइंट, मेक योर रिस्पॉन्स। देखिए, केवल राजनीति किया जा रहा है। कैसे? संदेश खाली के मुद्दे में लेकर के बीजेपी को कुछ हरा हरा देखा जा रहा है, ऐसे कि आज जबकि 144 लगा है, जबकि सुकांतो मजुमदार के पास में परमिशन नहीं है, पुलिस मना कर रही, वो पुलिस को वो यहाँ के कानून तोड़ने वाले कौन होते हैं भाई? 2 हफ्ता पहले वहां जाकर के राइट और आर्सनिंग किया गया और उत्तम हाजरा, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो कस्टडी में है, उसके पोल्ट्री फार्म में जाकर के आग लगा दिए। ये करना क्या चाहते हैं? बंगाल को जलाना चाहते हैं? आपके एक पंजाबी, अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, क्या आपको लगता है ये बंगाल खालिस्तानी कह देते? क्यों आपको लगता है कि ये इंसिडेंट पूरे बंगाल को पुलिस अफसर हाईकोर्ट के दिए हुए गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? हाईकोर्ट ने बोला था कि वहां पे बीजेपी वर्कर अलाउड नहीं है। ठीक है, 20 सेकंड अलाउड। ओके, शहजादपुरा वाला 20 सेकंड अलाउड। ओके, यू मेड योर पॉइंट। तौसीफ खान जी, ब्रेक, प्लीज ब्रेक लगाइए। खालिस्तानी कह दिया। ओके, शहजाद तौसीफ ने अभी कहा कि क्योंकि 144 लगा है तो कानून का उल्लंघन हुआ, तो ये तो शाहीन बाग में किया था और आपके लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया। अभी भी कई जगहों पर ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जहां पर हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि इस प्रकार का आंदोलन नहीं हो सकता, आप तो उसका खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। तो बताइए, वो समर्थन गलत है? बोले कि वहां पर जो कर रहे हैं 144 का उल्लंघन, वो गलत है। वहां पर तो हथियार लेकर और मॉडिफाइड चीजों को लेकर हमला कर रहे हैं, तो बोलिए वो गलत है, वरना बताइए। नहीं, सुन लीजिए तौसीफ जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। तौसीफ जी, आज सवाल से इतना है। तौसीफ जी, सवाल से इतना है क्योंकि ये हिंदू महिलाओं का बलात्कार है और शाहजहां इसका आरोपी है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्या तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा यह है कि चलिए टीएमसी का वो नेता है, टीएमसी उसके ऊपर चुप्पी साध रही है, मतलब मुख्यमंत्री ने बोल दिया वो जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की महिलाएं हैं, मुंह छुपा के घूम रही हैं, उन पे यकीन न करिए। मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ पैनल पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हैं, आज मैं उनसे जानना चाहता हूं, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए पॉलिटिक्स, बताइए जो संदेश खली में हुआ है वो कितना भयावह इंसिडेंट है। हाथरस में हुआ था, एक महिला के साथ भी हो तो गलत है, लेकिन हाथरस में हुआ था तो हाय तौबा पूरे देश में मची थी। मणिपुर में हुआ तो हमने देखा कि किस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें देखने को मिली। संदेश खली के अंदर हाईकोर्ट कह रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट कह रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ना अखिलेश जी कुछ बोले, ना अरविंद जी कुछ बोले, ना राहुल जी कुछ बोले। असीम वकार, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके विचार क्या है संदेश खली को लेकर जो इंसिडेंट हुआ है? इट इज अ वेरी बिग इंसिडेंट ऑफ दिस नेशन। स्पीक आउट ऑन दिस, इसमें बोलना चाहिए। मैं तो खाली इतना कहूंगा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल हैं और आप अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि खाली संदेश खाली में खाली बलात्कार हो रहा है। हमारे देश में जहां जहां बलात्कार हो रहा है वो सब दिखाइए। और इससे भयानक तो बलात्कार गुजरात में हुए थे। आपके सामने मिसाल है बिल्किस बानो मिसाल है, और उसके बाद आप उस पर नहीं बोल रहे हैं। बिल्किस तो बानो तो को रवैया ठीक कीजिए सर। बिल्किस बानो के आरोपियों को पकड़ा गया, बिल्किस बानो के जब आरोपियों को छोड़ा गया तब भी बोला गया, ऐसा तो नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं, बोल रहा हूं कि संदेश खली को लेकर इतना मौन क्यों है? पॉइंट ये है आसिम जी। नहीं, मसला यह है बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा ही क्यों गया? आज संदेश खली सरकार गिर जाना चाहिए थी। बिल्किस बानो की बात करनी है, ओके। आमतौर पे असीम वकार जी के लिए हम तो आपको बिल्किस बानो की बात नहीं करना है। बिल्किस बानो से नफरत है आपको। असीम भाई, अगर आपकी इजाजत हमें किसी के साथ, असीम भाई आपकी अगर इजाजत हो, मैं आपके बीच में कभी बोलता नहीं हूँ, 10 सेकंड की टिप्पणी। नहीं, मैं आपकी यदि इजाजत हो तो मैं टिप्पणी से नफरत है। अच्छा, आपको शहजाद पूनावाला को बिल्किस बानो से दिक्कत क्या है? ऐसा है कि असीम वकार, क्या बिल्किस बानो का नाम लेकर मैंने गुनाह कर दिया?
असीम वक्कार के लिए नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी की नजर में बिल्किस बानो अपने अपने क्योंकि आपने शहजाद पुनावाला पे एक टिप्पणी करी तो लेट हिम आंसर फॉर 20 सेकंड, देन कुलदीप कुमार आल्सो वांट्स टू से ऑन संदेश कली। काहे की टिप्पणी करेंगे, पहले तो बताएं बिल्किस बानो के जो बलात्कारी छोड़े गए करूंगा असीम जी, आपके सहायता की अरे ठीक है, ओके शहजाद पुनावाला, मेरी बिरयानी में आपके मसाले की आवश्यकता नहीं पड़ी अभी तक। क्या बात, जो आपके मसाले को बिरयानी में डालना चाहते हैं उन्हीं से आप खुश रहिए। मैं तो देखे ऐसा है, मुझे आपकी बिरयानी और मसाले में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मैं अपनी टिप्पणी कर लूं, कल के बोलो, अब थोड़ा मुस्कुराइए भी। देखिए ऐसा है कि मैं ये कह रहा हूं कि असीम वक्कार के लिए तो धर्म संकट हो गया। ये जय भीम करते हैं। अब ये जो महिलाएं, ये अनुसूचित जाति की है और करने वाला जो है वो मुस्लिम समाज का, हालांकि वो बलात्कारी है, पर वोट बैंक के नाम पर किसको बचाया जाए, इसीलिए मामले को भटकाने के लिए किसी भी तरीके से डिफेंस दे दो। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, दिन प्रतिदिन महिलाओं को चुनकर लिया जाता है। ये सुंदर है इसको ले लो, ये जो बहुत ही मतलब यंग है इसको ले लो, पार्टी दफ्तर बुलाओ, प्रतिदिन रेप करो जब तक कि उसकी मतलब जिंदगी तबाह ना हो जाए। और आप कह रहे हैं छोटी मोटी ऐसी घटनाएं होती रहती है। आसिम वक्कार जी, मेरे मन में आपके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत सम्मान है, पर कम से कम किसी महिला के साथ होने वाले इस अत्याचार को गंभीर रूप से लीजिए। इसकी तुलना किसी और से मत कीजिए। मैं पूछा जाता हूं कहां है तौसीफ जी, आज मुंह नहीं खुल रहा उनका। तौसीफ जी, ये कई और प्रदेश में होता, बीजेपी प्रदेश में होता, क्या होता? ये आम आदमी पार्टी मुंह नहीं खोल पा रही है। एक सेकंड, कुलदीप कुमार कुछ कह रहे थे। कुलदीप कुमार देते हो तुम लोग, शहजाद जी ने कोई होमवर्क नहीं किया। चिन्मयानंद को रिहा कर देते हो। कुलदीप कुमार एक सेकंड, कुलदीप कुमार, आम आदमी पार्टी का संदेश खली पे स्टैंड क्या है? आप अपना डेलीगेशन भेजेंगे संदेश खली? मैं जानना चाहता हूं। वहां पे कई ऐसी महिलाएं हैं, नंबर भी नहीं कोई ले पा रहा। 50 है, 60 है, 70 है, कितना नंबर है? क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे भाई शहजाद पुनावाले बड़े दुखी हैं, लेकिन जिस समय मणिपुर के अंदर महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, जिस समय महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे थे, उनके घर जलाए जा रहे थे, वो तड़प रही थी, तब तो शहजाद पुनावाला मौन थे, प्रधानमंत्री मौन थे। जब दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई हैं, जब उन्होंने इनके सांसद पे आरोप लगाए, संदेश खली पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पॉलिटिक्स करने लग गए, वही पुरानी संदेश खली पर। मेरे कुलदीप जी, मैं पूछ रहा हूं, संदेश खली पर आम आदमी पार्टी अपना डेलीगेशन कब भेजेगी? हाथरस में आपने संजय सिंह को भेजा था, मणिपुर में भी आपने डेलीगेशन भेजा था, भेजे थे ना अपने सांसद। अब संदेश खली कब भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? क्लियर कट बताइए। संदेश खली पे कब भेजेंगे? हरियाणा के जो बीजेपी चीफ है बराला साहब, उस पर कार्रवाई नहीं। भाई ऐसे सवाल आप क्यों पूछते हो? अमित शाह जी जब खुद उन्होंने स्टॉकिंग की और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने बनाया कि नहीं बनाया, तो इनकी पार्टी में जो चलन है, जो चाल चरित्र चेहरा है कि ये स्टॉकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आपने सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। ओके सुनील यादव भी, मतलब कमाल है। मतलब मैं जवाब दे देता हूँ। कुलदीप जी ने जो बोलना था बोल दिया। कुलदीप जी आपने बोल दिया, अब मुझे जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। कायदे से मुझे अवसर दीजिए। बोलिए। बोलते रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। सुनील शांत, जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन। केजरीवाल का बयान है ये। अब केजरीवाल के बयान पे मैं आज क्या कह रहा हूं कि जो पार्टी बार बार कहती है कि महिलाओं के अधिकार के लिए हम कटिबद्ध है, आज जब संदेश खाली में सबूत आ गए, महिलाएं बोल रही है कि लेकिन अब बात सत्य और तथ्य की होगी, जिसमें आज इतिहास के पन्ने पलटने और फ्लैशबैक में जाने का दिन है। व्यूअर्स, मैं आपको 10 साल पीछे लेकर चलता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई और इस हार के बाद कांग्रेस के भीतर तूफान आ गया। बैठक पर बैठक हुई, हार के पोस्टमार्टम के लिए एंटनी कमेटी बनी और इस कमेटी की रिपोर्ट का निचोड़ यह था कि कांग्रेस की छवि मुस्लिम तुष्टीकरण वाली बन गई है और इस इमेज से बाहर निकालने के लिए कमेटी ने सजेशंस भी दिए। लेकिन शायद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इस सुझाव को एक कान से सुना और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कांग्रेस ने ना अपना मिजाज बदला, ना ही सियासत का अंदाज। उल्टे 2 कदम आगे जाते हुए 2018 में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ एक बड़ी बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता दिया और इसके बाद 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस की वही दुर्गति हुई। एक बार फिर देश चुनाव की दहलीज पे खड़ा है और कांग्रेस शायद पुरानी गलती दोहरा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और इससे ऐन पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के एक फैसले से पॉलिटिकल तूफान तो खड़ा हो ही गया है। विकास की गारंटी पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अब राज्य में हिंदू मंदिरों पर विवादित फैसला ले लिया है। कर्नाटक विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्थान बिल पास कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू वाले
हिंदू मंदिर पर 10% टैक्स लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन मंदिरों का रेवेन्यू 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उन पर भी 5% का टैक्स लगेगा। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले की तुलना मुगलों के दौर में वसूले गए जजिया टैक्स से कर रही है। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था, यानी हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने सांस्कृतिक वजूद को कायम रखने के लिए मुगलों को यह टैक्स देना पड़ता था। कहा जाता है कि टैक्स मुगलों के लिए एक तीर से दो शिकार करने जैसा था। एक तरफ जो टैक्स दे रहा है तो उनका खजाना भर रहा है, तो दूसरी तरफ टैक्स से बचने के लिए हिंदुओं पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। आज भले ही कांग्रेस की सोच ऐसी नहीं हो, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने बीजेपी को तुष्टीकरण वाला आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है और बीजेपी इसे औरंगजेब की सोच वाला आधुनिक जजिया बता रही है। सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा से लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सनातनियों की श्रद्धा से, आस्था से अन्याय कर रहे हैं। मैंने इतिहास को से लेकर वर्तमान तक सारे सत्य और तथ्य आपके समक्ष रखे हैं व्यूअर्स, और कांग्रेस का यह फैसला कितना सही है कितना गलत, इसका निर्णय भी पर मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं फैसला नहीं लेता, इसका निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं।